ओके, तो आज हमें बात करनी है रिएक्शन। Bluetooth mode. ओके ओके, तो हमारे पास कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चे रास्ते में हैं। मैं एक बार तो बस देख लूँ। एक मिनट। ओके जी, अब काइनेटिक्स 2 में हमारे पास थोड़ा सा आइडिया काइनेटिक्स 1 का भी लेना है हमें आज, क्योंकि हम बिगिन कर रहे हैं बिल्कुल उसे स्टार्ट से। काइनेटिक्स 1 में एस में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन temperature, pressure, catalyst और साइज ऑफ पार्टिकल की बेसिस के ऊपर हमने स्टडी किया था। हमने कुछ assumptions बनाई थी। उस assumption में सबसे पहला फैक्टर हमारे पास कोलिजन थ्योरी था। कि rate of reaction or even reaction depends over number of effective collisions happening between reacting surfaces। और हमने इस कोलिजन थ्योरी को अप्लाई किया कि these are the factor with which number of collisions can be rate or in, right? These are the factors जिसको हमने कहा कि जिससे हम नंबर ऑफ कोलिजन्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारी लास्ट ईयर की लर्निंग थी। हमने कहा इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस कोलिजन्स, राइट? क्यों? इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर increases kinetic energy, or more the kinetic energy more the collisions। ठीक है बेटा?
दूसरा फैक्टर हमारे पास प्रेशर का था. इंक्रीज इन प्रेशर would bring particles closer, brings particles closer, so more collisions, faster the reaction. और साइज ऑफ पार्टिकल में हमने greater the surface area, smaller the size, faster the reaction. के उसूल को अपनाया था. हमने जनरली कैटलिस्ट के यूज की बात की थी. यूज ऑफ कैटलिस्ट decreases the demand of activation energy that would complete the reaction in shorter duration. एक मिनट को मैं इसको सेपरेट कर दूं ताकि आप उसको बआसानी डिफरेंशिएट कर सकें. दिस इज कैटलिस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ओके, और इन तमाम पॉइंट्स को हमने रिलेट किया. If anyone wants to take a screenshot of it, I'll send you the video or video link. But even then, you better make your own notes. Okay. तो कुछ ही मामलात हमने इससे रिलेटेड डिस्कस किए थे. अच्छा जी, okay. अच्छा, इससे एसोसिएट हमने किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को और हमने एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बेसिस के ऊपर एक कर्व बनाने की कोशिश की थी. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ये कर्व फिलहाल हम टेम्परेचर को देखने के लिए, ताकि हम आसानी से कनेक्ट कर सकें तमाम तर बातों के साथ. टेम्परेचर, लेट्स सपोज दिस इज हैपनिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, और अगर टेम्परेचर रेस किया जाएगा इसका बम, एक मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लूं दैट आई कैन डिफरेंशिएट. नाउ this was happening at 20 degrees Celsius and this is happening at 30 डिग्री सेल्सियस. तो अगर मैं
जोन्स को लोकेट करने की कोशिश करूं, कर्व वन, तो इसमें ये रीजन मेरे पास कौन सी है? पार्टिकल्स विद लो एनर्जी। तो एएस में हमें मैक्सवेल ने अच्छा अंदाज सिखाया कि आप पार्टिकल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिलेटेड छोटे छोटे पार्ट्स आपके सिलेबस में एसोसिएटेड हैं जो A2 के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं सर आपने क्या लिखा है? पार्टिकल्स विद लो एनर्जी लो कैंसिल, राइट, ये वो रीजन है ऑरेंज वाला, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी कम है। नाउ सी इट्स कटिंग आउट दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस। ये मॉडरेट एनर्जी वाले हैं। एक मिनट रुको, मैं पहले एक कर्व को खत्म कर लेता हूँ, ये बाद वाले को। तो पहले तुम इसको देखो, ये रीजन यहाँ तक मैं कह लेता हूँ पार्टिकल विद मॉडरेट एनर्जी, पार्टिकल विद हाई एनर्जी, राइट, and particles with activation energy, जिस एनर्जी को तुम एक्स एक्सिस पे E कहते थे। अच्छा, और फिर टेम्परेचर रेस करते हैं तो मेरे पास दूसरा कर्व आता है, वो किस तरह से है? इसकी हाइट यकीनी तौर पे कम होगी, लेकिन हाइट दूसरी तरफ एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो अब इसके पास देखो लो एनर्जी की रीजन, अगर मैं इसको कलर करूं, एक मिनट को मैं इरेज करता हूं, इसे देखो ग्रीन कलर के अंदर डार्क में, तो इसके पार्टिकल विद लो एनर्जी कंपैरेटिवली कम है एट 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब मैं अगर पार्टिकल विद मॉडरेट एनर्जी इनको आइडेंटिफाई करूं पिंक कलर के अंदर, तो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि एवरेज एनर्जी और मीन एनर्जी और मॉडरेट एनर्जी वाले पार्टिकल भी कम हुए हैं, लेकिन पार्टिकल विद हाई एनर्जी इसके पास बढ़ गए हैं। नाउ लुक एट दिस, राइट। तो जब टेम्परेचर राइज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ही स्टेटेड दैट 10 degrees rise in temperature doubles the rate of reaction। ये बात इसकी बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि पहले इतने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा तकरीबन, जो हमने ड्रॉ किया, ह्यूमन एरर है, डबल से भी ज़्यादा पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो ये इसने एक एक्सप्रेशन दी थी जिसको हमने पिछले साल बड़े गले से लगा के रखा, एक एमसीक्यू सॉल्व होता अगर पेपर होता, लेकिन लकीली पेपर ही नहीं हुआ, जान छूटी सबकी। अच्छा, एक बात और, देयर इज नो पार्टिकल विद जीरो एनर्जी, नो पार्टिकल विद जीरो एनर्जी, कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है जिसकी एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, तो ये बात जहन में रखें। अच्छा, और कैटलिस्ट के लिए, राइट, कैमरा बंद करो। कैटलिस्ट के लिए हमने हमें दूसरे कर्व की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक्टिवेशन एनर्जी पहले प्रीवियसली इतनी थी, कैटलिस्ट ने डिमांड ऑफ एनर्जी को कम कर दिया है। E A विदाउट, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, और दिस इज E A विद कैटलिस्ट। तो इस साल आप कैटालिसिस पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि किस वजह से एनर्जी कम डिमांड होती है। चलिए,
तो ये तो मेरे पास, हाँ, एक फैक्टर जो पिछले साल आपने डिटेल में स्टडी नहीं किया, वो कौन सा फैक्टर है? वो है फैक्टर ऑफ कंसंट्रेशन का। वो कौन सा फैक्टर है? कंसंट्रेशन का फैक्टर। अच्छा, मैं ये बात जानता हूँ, जनरली स्पीकिंग, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन increases the rate of reaction। ये मेरी नाक़िस मालूमात है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। रेट ऑफ रिएक्शन यानी आप बस कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। जनरल परसेप्शन तो यही कहता है। ये बात जनरली तो ठीक ही है, इसमें कोई मतलब डाउट वाली बात नहीं। लेकिन इस साल जो चीज़ आपने पढ़नी है, that will help you in clarifying maybe this slightly or incomplete concept or statement। आमतौर पे रेट के लिए परसेप्शन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेफरेंस टू कंसंट्रेशन डिपेंड्स ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी रेट किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए? concentration of the reactant which are used in the experiment। ऐसी बात है भाई, जितनी ज़्यादा concentration रखेंगे उतना ज़्यादा ही रेट मेरे पास आना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देर आर सर्टन अदर फैक्टर दैट यू नीड टू कीप इन कॉन्टैक्ट, ताकि तुम फैक्ट्स को सही तरह मैनिपुलेट कर सको। राइट? मेरे पास सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और फैक्टर्स भी जज करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो सबसे पहले चीज़ जो मेरे पास आती है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। कि रेट को फाइंड करने के लिए मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट के ऑर्डर क्या चीज़ है। ऑर्डर, अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो आपने पेपर में लिखनी है, द पावर on the concentration in a rate equation, right? वो पावर जो concentration के ऊपर हो in a rate equation, that power is called order। बहुत सीधी सी बात है। वो पावर जो रेट इक्वेशन, फर्ज कीजिए इसके ऊपर n लिख लेता हूं और इसके ऊपर m लिख लेता हूं, दोनों पावर है, तो ये पावर एक्चुअली कहलाती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। तो सर क्या ये पावर, फर्ज कीजिए इफ आई प्लॉट अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी, याद रखो while finding rate or dealing with rate chapter we are not very much interested with product, तो goodbye। हाँ, मेरे पास अब एक की पावर मैं लिख रहा हूं n, क्या ये पावर्स यहां से आई हैं? इट कैन बी अ कोइंसिडेंस, बट ये भी मुमकिन है कि ये पावर्स का कोई ताल्लुक इन बैलेंसिंग इंटीजर से हो ही नहीं। तो सर ये पावर्स या ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? यूसुफ अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ओके, तो मुझे ये ऑर्डर पता कैसे चलता है? ऑर्डर है क्या? हमने कहा पावर। तो सर ये पावर आई कहां से, सवाल ये है।
तो ये पावर आती है, या ऑर्डर एक्चुअली जो मीन करता है पैटर्न ऑफ यूजेज ऑफ एनी रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन। यानी ये पैटर्न ऑफ यूजेज है। ये डेफिनेशन दिमाग को फिर सेटिस्फाई करती है कि हाँ, रिएक्टेंट ए भी मौजूद है, रिएक्टेंट बी भी मौजूद है, और किस अंदाज में इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये पावर्स मुझे इंडिकेट करें। ऐसा भी मुमकिन है कि इसी रिएक्शन की रेट इक्वेशन में बी पावर एम लिखा हो, दैट्स द रेट इक्वेशन। सर ए कहां गया? तो ए में नॉट बी used in any certain pattern within the reaction। ये किसी अंदाज में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, बस इसकी प्रेजेंस जरूरी है रिएक्शन के लिए, लेकिन इसके ऊपर रेट रिलाय नहीं कर रहा, ए के ऊपर रेट रिलाय नहीं कर रहा, तभी वो मुझे रेट इक्वेशन में नजर भी नहीं आ रहा। यानी अगर किसी सब्सटेंस का ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से, ठीक है। कि सर अगर किसी का 0 ऑर्डर होगा, तो अगर 0 ऑर्डर होगा तो वो रेट इक्वेशन का, तो इस वक्त इस रिएक्शन को देखिए, जस्ट लुक एट दिस रिएक्शन एंड टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए। चैट बॉक्स में आंसर कीजिए प्राइवेटली। कीप आंसरिंग, आई विल बी टेलिंग यू। फातिमा सारे नंबर बोल दो, 1B 2B और 0B। प्लीज ट्राई इट आउट, गलती कीजिए कोई बात नहीं, हम तजुर्बा करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जो भी जहन में आता है वो नंबर लिखिए, आपको लगता है 0 ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, whatever, but must mention that। ओके, तो सबसे मुख्तलिफ जवाब मुझे सालिक का लगा। सालिक कह रहा है ये सेकंड ऑर्डर है। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा न्यूमेरिक कर देता हूँ ताकि, और इसकी रेट इक्वेशन कह रही है, अच्छा मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकाल लेता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट चाहिए होता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी रेट इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए थी, बी पावर 1 रेट इज इक्वल टू के बी पावर 1, ठीक है। इक्वेशन में क्या न्यूमेरल लिखा है? 3, लेकिन क्या ये 3 कहीं इक्वेशन रेट इक्वेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं सर। यानी बैलेंसिंग इंटीजर्स का ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो बच्चे एनटीएस टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए मैं पहले एक बात बता दूं, वहां पर जो बैलेंसिंग इंटीजर लिखा है उसी को ऑर्डर कहते हैं, ये बात याद रखना। हमारे यहाँ ऑर्डर का कोई ताल्लुक इक्वेशन से नहीं होता, जो कि सही केमिस्ट्री है, ठीक है। ऑर्डर का कभी भी ताल्लुक केमिकल इक्वेशन से नहीं होता, ऑर्डर हमें किसी और तरह से मिलते हैं, निकालने पड़ते हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर में आपको सिखाएंगे। लेकिन एनटीएस प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, मेडिकल कॉलेज में जाने वाले,
बच्चे, उनको इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर इंटरमीडिएट के हिसाब से बनाया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो वहां पर ऑर्डर बैलेंसिंग इंटीजर्स होंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा अगर आप बैलेंसिंग इंटीजर को ऑर्डर मान लेंगे। क्या ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? प्लीज चैट बॉक्स में सब आंसर करें, कोई सोता हुआ नजर नहीं आया मुझे। क्या यार, 4 बच्चे आंसर करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि तुम लोगों के रिस्पॉन्सेज ही नहीं है, पता ही नहीं कौन कौन सा नशा करके सोया है, मुझे तो नहीं पता चलता। ओके नाउ, अच्छा ठीक है, राइट। नाउ इसका मतलब है, अगर मैं इस इक्वेशन से रेट इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं, तो ए का ऑर्डर 0 है और बी का ऑर्डर 1 है। ऑर्डर फॉर बी is 1, which is why you are observing power. आमतौर पे we never mention any power if the order is 1, ठीक है। तो सर ये अभी ऑर्डर नाम की बला आई कहाँ से? पहले मैं कुछ बातें एनालाइज करवा दूं, उसके बाद। अच्छा, बी का ऑर्डर क्या है? 1। व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ये एक नई चीज है, साथ साथ ऐड कर लो, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। सम ऑफ, एक मिनट, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। चल यार, जस्ट हैंग ऑन। I can understand, Rohan. Overall order is sum of all individual reactants order. इस इक्वेशन में ए का ऑर्डर 0, बी का ऑर्डर 1, तो इसमें बी का ऑर्डर भी 1 है और ओवरऑल ऑर्डर भी। अब शहरियार कह रहे हैं कि सर ये ऑर्डर वाली चीज जो है ना, ये मुझे बड़ा तंग करती है। शहरियार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज, लेकिन ऑर्डर वाली एक चीज, सिर्फ इसको इस तरह से याद रखो बेटा। ऑर्डर इज अ पैटर्न ऑफ यूजेज, किस अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है, और ये मुझे किसी केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलता। मार्क माय वर्ड, इट्स अ पैटर्न ऑफ यूजेज, किस तरह। सो माय आंसर इज राइट, यस सालिक, योर आंसर वाज राइट। ठीक है जी। सो अब फर्ज कीजिए मेरे पास एक और इक्वेशन है, 2a + 3b + 2c गिव्स x, और इसकी रेट इक्वेशन तुम्हें दी जा रही है, रेट इज इक्वल टू k a पावर 2 c पावर 1। वी यूजुअली डोंट मेंशन इफ वी हैव 1। तो अब ये बताओ शहरियार, पहले तुम बताओ शहरियार, ए बी सी तीनों रिएक्टेंट है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सी का ऑर्डर क्या होना, जितनी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है अभी उसी बेसिस पे बात करो। ए का ऑर्डर, एक मिनट रुको, ये मैसेज ऊपर क्यों चढ़ गए? हाँ, 2 ए का ऑर्डर, 0 बी का ऑर्डर, 1 सी का ऑर्डर। ठीक है भाई, इक्वेशन को देख के तुमने ऑर्डर को तो ढूंढ लिया। शहरियार, क्या तुम इक्वेशन को, रेट इक्वेशन को देख के ऑर्डर को ढूंढ पा रहे हो? यस, दैट इज वेरी इजी। ओवरऑल ऑर्डर क्या है इसका? शाबाश राहिद, ओवरऑल ऑर्डर इज 3। बट इतने बड़े ऑर्डर वाले सवाल हमारे पास आते नहीं, मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर तक के आते हैं।
लेकिन ओवरऑल ऑर्डर 3 हो सकता है। सर 3 कैसे? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑर्डर्स। सही सही, ठीक। ठीक है सर, मैं नहीं ये सब। किस काम का होता है? हाँ बेटा, ये किस काम का होता है ओवरऑल ऑर्डर? ओवरऑल ऑर्डर से हमें कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल ऑर्डर हमें कुछ बताने वाला नहीं है। ओवरऑल ऑर्डर हमें ना इंडिविजुअल ग्राफ्स के ऊपर कोई हेल्प करने वाला है। बस ये दैट्स अ फॉर्मेलिटी दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओवरऑल ऑर्डर के क्वेश्चन भी बहुत ही कम, एक आध क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है हम आउट ऑफ 27 क्वेश्चंस, जिसमें एग्जामिनर ने तुमसे पूछा ओवरऑल ऑर्डर बता दें। दैट्स अ फॉर्मेलिटी। ठीक है। अच्छा, मैं नहीं समझा इक्वेशन को देखकर कैसे पत निकालते हैं। अनस भाई, क्या इस इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में बी मौजूद है? क्या रेट इक्वेशन में बी मौजूद है कि नहीं? नहीं, तो इसका मतलब बी का ऑर्डर क्या हो गया? 0। समझ आई बात? दूसरा देखो, ए पर क्या पावर मौजूद है? 2। तो ए का ऑर्डर क्या हो गया? 2। नहीं बेटा, इतना मूसा मजे थोड़ी आने कि रेट इक्वेशन निकालनी पड़ती है। अभी आप सीखेंगे। पहले सेशन में तकरीबन 3 मिनट रह गए बस। हमने दूसरे सेशन का लिंक दूंगा, फौरी तौर पे ज्वाइन करना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3-4 क्लासेस। अच्छा जी, rate equation will always be given to us. No, it will not be given to you people. Why? Because you are asked to find out the order or find out the rate equation. सर ये इक्वेशन को देखकर ऐसा ऑर्डर कैसे जज कर रहे हैं? देखो, मैंने आपको इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेट इक्वेशन पहले से दे दी है। ठीक है, ताकि मैं सिर्फ ये जज कर सकूं कि तुम्हें ऑर्डर के नंबर्स पता चल रहे हैं कि नहीं। अगर ए हाइड्रोजन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बेटा, किसी एलिमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है उसके नेचर का ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। इस बात को याद रखो। अभी हम वेरिएबल, ये इक्वेशन मुझे दी थी, ये इक्वेशन मुझे दी थी, इन दोनों को मुझे देखते हुए बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है, मैंने बस कंपैरिजन ये करवाना है, कोफिशिएंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है रेट इक्वेशन के ऊपर, और जो रेट इक्वेशन के अंदर नंबर दिए जाएंगे तुम्हें इसी बेसिस के ऊपर इसको निकालना है। ओके, अगर रेट इक्वेशन ना देते, बस इक्वेशन देते, तो उससे कैसे उससे किसी के फरिश्ते, किसी के चाचे नाने कोई भी नहीं निकाल सकते थे ऑर्डर। समझ आई? ऑर्डर अगर जेन्युइनली चाहिए तो तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए। समझ आया? ठीक है बेटा, बहुत जल्दी से बहुत कुछ अपने लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं बनाओ। जिस हिसाब से जा रहे हैं इस वक्त, मैंने तुम्हें रेट इक्वेशन दी थी ताकि तुम रेट इक्वेशन के थ्रू ऑर्डर को जज कर। अब देखो अनस भाई बताओ, सी का ऑर्डर क्या है? 1। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो रेट इक्वेशन में मौजूद है और उसके ऊपर पावर कोई नहीं। जब कोई पावर नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। जब कुछ नहीं होता तो उसका मतलब खुदा होता है। खुदा एक है तो 1 लिख दो यहाँ। राइट नाउ, तो ये मेरे पास कुछ बेसिक आइडिया आया अबाउट द कॉन्सेप्ट। आई एम सेंडिंग यू पीपल अ न्यू लिंक, अ फ्रेश लिंक, जिसमें हम फर्दर डिस्कशन इसके करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्विकली ज्वाइन द क्लास।